Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. अच्छा, टेल मी द लास्ट टॉपिक. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या करा था? क्या हमने रेजोनेंस से स्टार्ट कर दिया था? यस सर. रेजोनेंस से स्टार्ट कर दिया था. ओके. एंड हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? टेल मी, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था? Sir, we have just written the definition of resonance. I'm asking कि where did we start it from? Relative stability of free radicals. Okay, we start from relative stability of free radicals. देखिए, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं. हम लोगों का जो करंटली टॉपिक चल रहा है दैट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. आप सब लोगों को याद होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स 3 टाइप्स के होते हैं: फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस एंड कार्बन आयंस. फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं और कार्बोकेटायंस एंड कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन. But all these 3 reaction intermediates are highly unstable either because of the presence of charge or due to their incomplete octet. हम लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ने थे which account for the relative stability of various reaction intermediates. ये 3 तरह के जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ये तीनों ही अनस्टेबल हैं, लेकिन इनके वेरियस फैमिलीज में से मान लीजिए बहुत सारे रेडिकल्स दे दिए जाए, बहुत सारे कैटायंस दे दिए जाए, उनमें से रिलेटिवली मोर स्टेबल कौन सा है ये पता लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं. हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ये तो हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास में ही हो गए थे. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करवाया था. Electromeric effect is actually a temporary effect, unlike the inductive effect, which is a permanent effect. Juhi, can you define the term electromeric effect? Yes, sir. Sir, it is a temporary effect. It involves complete displacement of pi electrons towards one of the carbon atom, but only at the demand of some attacking reagent. बिल्कुल सही बताया जूही. एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने बिना देखे ही बताया होगा. Electromeric effect is a temporary effect and it involves the complete displacement of pi electron towards one of the carbon atom but only at the demand of attacking reagent. इसीलिए इसे टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ डिस्प्लेस होंगे. अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस भी नहीं. मैंने आपको 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करवाया था, द प्लस ई एंड द माइनस ई इफेक्ट. The positive electromagnetic effect is the one in which the displacement of pi electron is towards the attacking reagent. जहां पे कोई पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट आता है और जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ ही हो जाता है. लेकिन अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज अटैक करती है देन द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट एंड दैट इज कॉल्ड द माइनस ई. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सिंपल सा इफेक्ट था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने 3-4 डिफरेंसेस भी डिस्कस करे थे. ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में. इस पे बेस्ड आपको असर्शन, रीजन या ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट does not require the presence of any electromagnetic effect, always involve the presence of an attacking reagent. Inductive effect involves the partial transfer of charge, partial transfer of electron. Electromagnetic effect involves the complete transfer of electrons. Or lastly, inductive effect involves the transfer of sigma electron, while electromagnetic effect involves the transfer of pi electrons. Thereafter, we started with resonance. हमने उसके बाद resonance start कर दिया था. Resonance की मैंने उस दिन definition लिखवा दी थी आपको. Yes, sir. Yes, sir. Definition के अलावा कुछ और करवाया था? नो सर. ठीक है. So देखिए, resonance is the existence of a molecule in more than one structural form so that no structure alone can completely justify all the properties of the molecule, but a resonance hybrid of all those structures can suitably explain, suitably justify all the properties of the molecule. कई बार एक मॉलिक्यूल बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी कोई भी कैनोनिकल फॉर्म अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं होती.
उसकी कोई भी कैनोनिकल फॉर्म उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को अकेले जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, एक ऐसा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो सारी प्रॉपर्टीज को अकेले ही एक्सप्लेन कर सके, तो वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स का मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ता है। वो हाइब्रिड सभी स्ट्रक्चर्स को सुटेबली, सभी प्रॉपर्टीज को सुटेबली जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंजीन में बताइए बेंजीन की कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, बताओ। 2. देयर आर ओनली 2 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन, बिल्कुल सही बताया लक्ष्य। एक तो ये है, और एक बार डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो देयर आर 2 कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन, और इन दोनों को मिला के बनता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि क्या हर मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करता है? डज एवरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एग्जिबिट रेजोनेंस? और अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सब मॉलिक्यूल रेजोनेंस नहीं एग्जिबिट करते, कुछ ही मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करते हैं और कौन से नहीं? यानी कि वी आर सपोज टू स्टडी द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। आज हम कंडीशंस पढ़ेंगे रेजोनेंस की। हम ये देखेंगे कि कंपाउंड को देखकर कैसे पता लगता है कि उसमें रेजोनेंस होगा भी या नहीं होगा। आप लोग एक हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं आपके सामने कुछ 5-6 कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, क्या आप उसे देखकर बता पाओगे कि उसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? एक बार ट्राई करते हैं। मैं 5-6 कंपाउंड्स आपके सामने बता रहा हूं, आप मत बनाइएगा, सिर्फ देखिए। The first one is CH2 double bond CH2 ethene. The second one is CH3CH double bond CH2 propene. The third one is CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. Fourth is CH2 double bond CHCl. Fifth is CH2 double bond CHCHO. Sixth is CH3 CH2 CH2 CH2OH. मान लीजिए मैंने आपके सामने 5-6 कंपाउंड्स बना रखे हैं। क्या आप में से किसी को भी देखकर आइडिया है कि क्या ये 6 के 6 कंपाउंड रेजोनेंस एग्जिबिट करेंगे, या इनमें से कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, या आपको लगता है कि एक भी नहीं करेगा? किसी को भी आइडिया है कैसे पता चलता है कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बोलिए, किसी को भी थोड़ा सा भी आइडिया है कि किस टाइप के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? कैसे पता चलता है? अर्पित? नो सर। No, sir. किसी को भी आइडिया नहीं? अच्छा, कुछ लगता है, एक बार एक गैस वर्क करते हैं, देखते हैं कि आपके गैसेस भी सही निकलते हैं कि नहीं। पहला मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा आपके हिसाब से? नो। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं करेगा। दैट वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, आप लोगों ने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं करेगा। सेकंड वाला करेगा? यस। Yes, sir. तो आपको लगता है कि सेकंड वाला करेगा, मतलब मैं यहाँ पे टिक लगा लेता हूँ, आपके हिसाब से ये करेगा। थर्ड वाला करेगा? नो Yes, sir. थर्ड वाले में कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ यस। फोर्थ करेगा? यस सर। फोर्थ करेगा जूली? फिफ्थ करेगा? यस सर। सिक्स्थ करेगा? No, sir. नो सर। जो ये आपने बोला फोर्थ और फिफ्थ करेगा, सेकंड भी करेगा बोला ना आपने? यस सर। थर्ड? नो सर। जूही क्या देख के बोल रहे हो आप? सर मैं ये देख के बोल रही हूँ कि जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट, उसको शिफ्ट होने के लिए मतलब जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो,
आपने हेडिंग डाली कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, Yes, sir. लिखिए इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखिए, इन ऑर्डर टू एग्जिबिट रेजोनेंस, in order to exhibit resonance, in order to exhibit resonance, a molecule should satisfy, a molecule should satisfy, a molecule should satisfy either of the following two conditions, either of the following two conditions, either of the following two conditions. देखिए रेजोनेंस एग्जिबिट करने के लिए एक मॉलिक्यूल को दो में से कोई एक कंडीशन जरूर फॉलो करनी होती है। मैं अभी आपको दो कंडीशंस लिखवाने वाला हूं। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें दोनों की दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होंगी, वो तो रेजोनेंस शो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें दोनों में से कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल होगी, वो भी रेजोनेंस शो करेंगे। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो सकता। देखते हैं ये कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन में, a double bond should be in conjugation, a double bond should be in conjugation with another double bond, a double bond should be in conjugation with another double bond, a double bond should be in conjugation with another double bond. लिखा? Yes, sir. दूसरी कंडीशन लिखिए, a double bond should be in conjugation, a double bond should be in conjugation with a lone pair, a double bond should be in conjugation with a lone pair, double bond should be in conjugation with a lone pair. लिखा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, आप में से किसी को मालूम है कॉन्जुगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? Does anybody know conjugated system? नहीं? देखो, conjugated system का मतलब होता है alternate presence of single and double bond, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह का पैटर्न अगर कहीं चल रहा है, मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। एक छोड़ के एक, डबल सिंगल डबल, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल। एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेडली प्रेजेंट है, एडजेसेंटली प्रेजेंट नहीं है। दो बराबर बराबर में कार्बन एटम होंगे तो हम बोलेंगे एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स, लेकिन अगर एक छोड़ के एक होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो जैसे बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना, देखिए बेंजीन में भी तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये याद रखिएगा, डबल बॉन्ड रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। द वन ऑफ द कंडीशन इज दैट कि अ डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल। हर वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस जरूर एग्जिबिट करेगा जिसमें दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। हर वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस जरूर एग्जिबिट करेगा जिसमें दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और दूसरी कंडीशन लिखी, दूसरी भी लिख ली ना, अ डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। Yes, sir. दूसरी कंडीशन है अ डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। देखिए, या तो ये होना चाहिए कि डबल सिंगल डबल होना चाहिए, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर होना चाहिए। या तो एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो, या एक डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो। हर उस केस में रेजोनेंस हो जाएगा। Either a double bond should be in conjugation with another double bond, or a double bond should be in conjugation with a lone pair. अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। बताइए, क्या पहले मॉलिक्यूल में पहली दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिबिट हो रही है?
No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें बोलो। Yes, sir. No, sir. कैसे जूही? No, sir. जूही सर कैसे? alternate conjugation में है तो सर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ओके सर, नहीं बोलूँ। डबल सिंगल डबल होना चाहिए ना जूही, या Okay. डबल सिंगल लोन पेयर होना चाहिए। ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये करेगा। देखिए ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेगा, आपको ड्रॉ नहीं करना, आप सिर्फ देखिएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला स्ट्रक्चर बना रखा है ना मैंने। अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां चला जाता है, इमेजिन करो अगर ये वाला पाई बॉन्ड यहां से टूट के यहां चला जाता है, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां डबल बॉन्ड बनने से इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। तो एज अ रिजल्ट अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। इससे ये कैसे बना, क्या आप सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. इस पे पॉजिटिव कैसे आ गया समझ में आया, इस पे नेगेटिव कैसे आ गया वो भी समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको इसे नोट नहीं करना, आप सिर्फ ओरली देखिए कि हर ऐसा मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा जिसमें डबल सिंगल डबल आ जाए, ठीक है। और देखो ये वाला, देखो फिफ्थ वाला बताओ फिफ्थ वाला रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा? बोलो। देखो आपको मालूम है ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड को अगर हम ओपन करें तो C डबल बॉन्ड OH ये होता है। अब आप देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, होगा इसमें रेजोनेंस। देखो कैसे होगा, देखिए अगर ये वाला बॉन्ड यहां जाता है, ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये यहां से हटके कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है, तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन्स इसे दे देगा। तो एज अ रिजल्ट अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये बनेगा अगला स्ट्रक्चर। बताइए समझ में आया? ये भी एक Yes. कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। Yes, sir. दिस इज आल्सो अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल डबल, ठीक है। अच्छा ये बताइए फोर्थ वाला मॉलिक्यूल, क्या ये रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा? बोलो। No, sir. देखिए ये रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। आपको पता है क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से उसने एक शेयर कर रखा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो अब भी फ्री बचे होंगे, यानी कि 3 पेयर। देखिए क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन तथा लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल और लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द लोन पेयर, तो ये भी रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा। आप कैसे करेगा, देखिए देखिए अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाता है तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के, इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, तो ये अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl, इस पे बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दैट्स व्हाई इट विल बिकम पॉजिटिव। तो बताइए ये भी समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Sir. तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेजोनेंस की 2 कंडीशंस होती हैं, अगर उन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड हो जाए तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा, या तो डबल सिंगल डबल ये वाला पैटर्न होना चाहिए,
या डबल सिंगल लोन पेयर, ये वाला पैटर्न होना चाहिए। Either a double bond should be in conjugation with another double bond or a double bond should be in conjugation with a lone pair. Got it? यहां तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक हेडिंग डालिए, रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। resonance in chlorobenzene। देखिए, आपको कुछ भी नोट नहीं करना, बोर्ड पे मैं पूरा सब कुछ डिटेल में समझाने जा रहा हूं, क्लोरोबेंजीन के कैनोनिकल फॉर्म्स बनाने जा रहा हूं, लेकिन आप एंड में नोट करेंगे। अगर आप साथ साथ में नोट करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपना पूरा फोकस, पूरी अटेंशन चीजों को समझने में लगाइएगा, नोट करने में मत लगाइएगा, ठीक है? रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं कि अगर बेंजीन इस तरह से बनी हुई है, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा, दिस इज एन अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये खाली बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने कोई ग्रुप नहीं लगा रखा, क्या ये रेजोनेंस शो करेगी? Yes, sir. करेगी ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इसकी टोटल कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स बनेगी? Two. टू। एक तो यही है, इसके अलावा एक और बन जाएगी, उसमें डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ। तो एक ही स्टेप में तीनों डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे और दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उस दूसरे स्ट्रक्चर में फिर डबल बॉन्ड घूमेंगे, फिर वापस ये आ जाएगा। तो टू एंड फ्रो दो टाइप के डबल बॉन्ड में रिंग घूमती रहती है। तो एक रिंग की दो कैनोनिकल फॉर्म्स होती है। लेकिन अगर मैं इस रिंग के ऊपर यहाँ पे Cl लगा दूं ना, Cl क्लोरीन, तो इसी रिंग की 5 कैनोनिकल फॉर्म हो जाएंगी। जो अभी 2 कैनोनिकल फॉर्म कर रहा था ना, वो क्लोरीन के लगते ही 5 कैनोनिकल फॉर्म करने लगेगा, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन एक साथ आ गए। देखिए, इसमें अभी तो बस एक ही कंडीशन है, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो इसके अंदर वो वाली भी कंडीशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। दो कंडीशन एक साथ इंटरफेयर करेंगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स बढ़ जाएंगे। वो आप देखिएगा कैसे बढ़ेंगे, कुछ भी नोट नहीं करना। देखो, पहले मैं आपको रेजोनेंस बताने से पहले ना स्ट्रक्चर्स बता दूं। ये बेंजीन है, आपको मालूम है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, क्योंकि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी होता है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। देखिए, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन है, हर कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्ड, एक तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। दिस इज C6H6। आप देखकर बताइए, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे जहां ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट पे एक कार्बन तो होता ही है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आइटम भी अटैच होता है, ठीक है? सो बेंजीन में 6 कार्बन आइटम और 6 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मुझे क्लोरीन के ऊपर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, इफ आई वांट टू प्लेस क्लोरीन, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप प्लेस करना है, अगर मुझे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है, तो मुझे पहले एक H हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं एक Cl लगा पाऊंगा। कार्बन बॉन्ड तो 4 ही बनाता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हाइड्रोजन हटाऊं भी ना और क्लोरीन लगा भी दूं। अगर मुझे क्लोरीन लगाना है तो मुझे हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, यानी कि पहले मुझे C6H6 को C6H5 बनाना पड़ेगा, C6H5, और फिर उसके आगे एक क्लोरीन लगेगा। जैसे आप मीथेन में क्लोरीन लगाना चाहते हो तो पहले मिथाइल बनाते हो, एक H हटाते हो, CH3, फिर क्लोरीन लगाते हो। मीथेन के ऊपर थोड़ी ना क्लोरीन लगा देते हो। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है, किसी भी कार्बन पे कुछ लगाना है, तो पहले उस कार्बन पे से एक हाइड्रोजन हटाना होगा। तो हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और बदले में एक क्लोरीन लगा दिया। ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोबेंजीन का। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप ये बात समझ गए ना कि आपको पहले एक हाइड्रोजन हटाना होगा, तभी आप कुछ लगा पाओगे।
Yes, sir. Yes. तो अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा और पीछे से बना देता हूं, आगे तक जाएंगे ये। आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। पहले आप मुझे बताइए, कोई सा भी कार्बन, ये जो कार्बन है ये ये सब कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं आपको? कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है ये कार्बन? सर 3 सब लोग बोलिए। Sir, 3. 3 bond. 3 3. 3 दिख रहे हैं, लेकिन हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है जो मैंने दिखा नहीं रखा। ठीक है, तो बेसिकली हर कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 तो आपको दिख ही रहे हैं और एक हाइड्रोजन है। सही है, सो एवरी कार्बन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड। अच्छा ये देखो, इसके अंदर डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर भी है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो क्या आप मानते हो कि इसमें दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रेजोनेंस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक पेयर पूरा का पूरा यहां पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए नीचे भेजेगा। अभी आपको डबल बॉन्ड बनाना नहीं है, अभी आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है यहाँ पे। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो क्या इस कार्बन की एक वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी? Yes, sir. अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं मान लीजिए, तो डबल बॉन्ड बनते ही इस कार्बन की एक वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस Yes, सर sir. तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी को कम भी करने की कोशिश करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 को दे देगा। इन दोनों एरोस को समझिए आप अच्छी तरह, 2 कर्व्ड एरोस बनाए हैं। ऊपर वाला कर्व्ड एरो तो शो कर रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आने वाला है कार्बन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, क्लोरीन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन इमेजिन करो कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना तो कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड को आगे से तोड़ देगा, क्योंकि उसे पीछे से बनाना है तो वो आगे से तोड़ देगा। हर कार्बन अगर अपने पीछे से नया डबल बॉन्ड बनाने जा रहा है तो वो आगे वाला डबल बॉन्ड तोड़ेगा भी, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाए। अब देखते हैं इन दोनों एरोस की वजह से अगले स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या नजर आएंगे, वो देखिएगा ध्यान से। तो अगला स्ट्रक्चर चेक करके बताइए, क्या वो ऐसा बन जाएगा? देखो, इन दोनों बॉन्ड्स को तो हमने टच नहीं करा, ये तो एज इट इज है, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहे थे, तो ये जगह हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका होगा और क्लोरीन पे रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन पे पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से उसने 2 नीचे दे दिए रिंग को, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? Yes, यस sir. सर Yes. Yes, sir. इस समय इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सर 3. 2 Sir, 3 बन 2 रहे हैं, सर 3 बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, 2 तो यहीं पे दिख रहे हैं, और एक हाइड्रोजन भी तो होगा ना इस पे। हाइड्रोजन हमने निकाला थोड़ी ना इस कार्बन पे से, बस इस पे से निकाला था जहां क्लोरीन लगाना था, लेकिन इस पे तो हाइड्रोजन होगा। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं इस समय? तो 3 3. 3, लेकिन बनने तो 4 चाहिए ना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना। तो ये कार्बन नंबर 2 क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने और तीसरे कार्बन के बीच में भेजेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ये कार्बन, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ये चाहता है इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, तो ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा बराबर वाले कार्बन से। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के और आगे वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दे। अब इन दोनों एरोस की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो अगले स्ट्रक्चर में देखिए। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा,
ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जा रहा था तो ये जगह नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, और ऊपर डबल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज, वो भी एज इट इज। ठीक है, अब इस समय कार्बन नंबर 4 की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। ये कार्बन नंबर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है और ये 4 है। इस समय कार्बन नंबर 4 की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो कार्बन नंबर 4 क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपने और नेक्स्ट वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने भेजेगा। अब अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं डबल बॉन्ड बनाने, तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये कार्बन तो पहले ही डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस अगर ये कार्बन पीछे से डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसे आगे से डबल बॉन्ड तोड़ना भी होगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों कर्व्ड एरोज की वजह से क्या चेंजेस आए। ये एज इट इज, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जा रहा था तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहे हैं तो ये जगह नेगेटिव हो जाएगी। डबल बॉन्ड Cl, 6 इलेक्ट्रॉन्स विद अ पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया? Yes, sir. लास्टली ध्यान से देखना, लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए अभी तक तो? कहां पे, सॉरी 4 ही है, Last. 4 ही है, 4 है, माय मिस्टेक, 4 ही है। अब देखो लास्ट स्टेप देखिए ध्यान से, इस समय इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, इस कार्बन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेजेगा बीच में, अपने और कार्बन नंबर 1 के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा। देखो देख के बताना समझ में आया कि नहीं। ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज है, ये रहा, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है, ये रहा, और ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज यहां जा रहा था डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर से एक डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां सिंगल बॉन्ड Cl, और अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन फिर से आ जाएंगे। आप देखिए यहां से वहां तक जाने में अल्टीमेटली कोई चेंज आया कि नहीं आया। क्लोरोबेंजीन से वापस क्लोरोबेंजीन बन गया, बट कोई चेंज हुआ नेट? Yes, sir. Bonds का change हुआ। आप देख सकते हैं अंदर के डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। Yes, sir. मैं इसी की बात कर रहा था, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन एक ही स्टेप में चेंज हो जाती अगर ऊपर क्लोरीन ना लगा होता। अगर क्लोरीन नहीं लगा होता, खाली बेंजीन होती, तो एक ही स्टेप में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती, दो ही कैनोनिकल फॉर्म मिलती। लेकिन क्लोरीन के आने से इंटरफेरेंस हो गया, दो कंडीशंस एक साथ एप्लीकेबल हो गई, और इसलिए नेट रिजल्ट हुआ कि जो 2 कैनोनिकल फॉर्म बन रही थी अब वो 6 कैनोनिकल फॉर्म, 5 कैनोनिकल फॉर्म में जाके बन पाया। तो बताइए ये रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह? Yes, sir. Yes, sir. इसकी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले कि हमें ना लीजिए, सब लोग इसे ड्रॉ करिए, कोशिश करिए बिना देखे ड्रॉ करें, जहां अटक जाए फिर आप बोर्ड पे देखिएगा पहले, लेकिन एक बार खुद भी ट्राई जरूर करिए, और जैसे ही हो जाए ना लेट मी नो, मुझे बता दीजिए।
किसी का नहीं हुआ अभी तक? Sudden. बनाते ही बता दीजिएगा। Done, sir. ओके, Sudden. ओके। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दिस इज रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर सिर्फ क्लोरीन लगा देने से नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म बढ़ जाती है। पहले जो 2 कैनोनिकल फॉर्म थी, अब वो 5 कैनोनिकल फॉर्म में जाके अचीव हुआ। ऐसा ही एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रेजोनेंस इन फिनॉल। रेजोनेंस इन फिनॉल, आप में से किसी को मालूम है फिनॉल किसे कहते हैं? सर OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने। रिंग के ऊपर OH इज कॉल्ड फिनॉल। रिंग के ऊपर OH ग्रुप को फिनॉल बोलते हैं। इसका रेजोनेंस देखते हैं। देखो, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये वाली लेते हैं जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल दी। पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, सब लोग देखिएगा, सुनिए मेरी बात। फिनॉल में भी रेजोनेंस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्लोरोबेंजीन में होता है। पहला स्ट्रक्चर देखिए, पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं और उसके बाद आप आगे के 4 स्ट्रक्चर्स और बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए, ऑक्सीजन के पास ना 2 लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन ऑलवेज कंटेन 2 लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेजेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कार्बन नंबर 1 इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 को दे दे। तो इन दोनों एरोस की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो आगे वाले स्ट्रक्चर में दिखाइए आप लोग। और नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। बन रहे हैं? Yes, sir. किस किस को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है वो लोग हैंड रेज करिए। Sudden. ओके, अनुराग, अनन्या, करा आप लोगों ने? सर कर रहा हूँ।
जल्दी से करिए। सार्थक आपने कर लिया? Sir, making. Sir, done. देखिए ध्यान से देखिए, अगर किसी को डाउट है तो मैं बताता हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ये पहले तो एरोस तो समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर नीचे भेजा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कार्बन नंबर 1 इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है। अब इन दोनों एरोस की वजह से जो चेंजेस आए वो आप अगले स्ट्रक्चर में दिखाओगे। देखिए ये वाले दोनों बॉन्ड तो एज इट इज है, इन्हें तो हमने टच ही नहीं करा, और ये वाला पाई बॉन्ड हैज ब्रोकन और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये जगह हो जाएगी नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे एक पेयर बचेगा विद अ पॉजिटिव चार्ज। पहले ऑक्सीजन पे 2 पेयर थे तो वो न्यूट्रल था, लेकिन एक पेयर उसने नीचे दे दिया डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस समय इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 है ये, कार्बन नंबर 2 पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन नंबर 2 क्या करेगा, अपने इस नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन नंबर 2 क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा अपने और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। बट अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन नंबर 3 की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो कार्बन नंबर 3 क्या करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 4 को दे देगा। हर स्ट्रक्चर में 2 कर्व्ड एरोस बन रहे हैं, एक कर्व्ड एरो बॉन्ड को बनाने जा रहा है, दूसरा कर्व्ड एरो बॉन्ड को तोड़ने जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों एरोस की वजह से जो चेंजेस आएंगे वो देखो, ये बॉन्ड एज इट इज है, इसे हमने टच नहीं करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ये जगह हो गई नेगेटिव, ऊपर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इस समय कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 4 है, अब ये कार्बन नंबर 4 इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ये क्या करेगा, अपने चार्ज को यहां भेजेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन नंबर 5 की एक वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो कार्बन नंबर 5 क्या करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ के कार्बन नंबर 6 को दे देगा। तो देखिए इन दोनों कर्व्ड एरोस की वजह से जो चेंजेस आए वो ये होंगे, ये एज इट इज है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला गया, तो दिस कार्बन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, ऊपर OH ऑक्सीजन पे लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। बताते जाइए, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, लास्ट स्टेप में अनन्या बता सकते हो क्या होगा? Yes, sir. सर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जहाँ पे OH है वो उसका बॉन्ड तोड़ेंगे, और जो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे फिर वो नीचे आ। देखो इस स्टेप में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे कार्बन 6 और कार्बन नंबर 1 के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे 2 पेयर, एंड इट विल बिकम न्यूट्रल। तो ये थी 5 कैनोनिकल फॉर्म फिनॉल की। बताइए समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes. इसे जल्दी से ड्रॉ करिए और ड्रॉ करके मुझे बताइए। बना लिया था। ओके, बाकी सब लोग भी बना लो और मुझे बताइए।
हो गया? जल्दी जल्दी बताते नहीं हो आप लोग। Sir, done. Done, sir. एवरीबडी, Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट स्ट्रक्चर और दे रहा हूं, वो आपको खुद ही बनाना है पूरा। रेजोनेंस इन एनिलीन। एनिलीन का मतलब होता है अमीनो बेंजीन। देखो, एनिलीन बोलते हैं रिंग के ऊपर NH2 को, NH2। अब मैं जो आपके सामने मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, वहीं से स्टार्ट करते हुए आपको बनाना है। पहला स्ट्रक्चर मैं दूंगा और उसे कंटिन्यू आपको करना है। आपको ना एनिलीन ऐसे लेकर चलना है। यहां पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब स्टार्ट करो, क्या करो, एक बार ट्राई करो जल्दी जल्दी। और जिसको भी डाउट हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ना समझ में आ रहा हो कैसे करना है, वो हैंड रेस कर देना इमीडिएटली। लेकिन एक बार ट्राई करो 2 मिनट के लिए। सर इस कंपाउंड का नाम एनिलाइन है। एनिलाइन नहीं, एनिलीन। एनिलीन। ओके सर। Sir, done. ओके, Sir, done. बताओ। अब मेरे को किसी का भी हैंड रेस नहीं हुआ, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई? इशिका वर्मा, श्रेया, शिवम, बना लिया आपने? उत्कर्ष, यस सर। श्रेया आपने बनाया? सर मैं बना रही हूँ। उत्कर्ष, विकास, शिवम, बनाया आप लोगों ने? सब बना रहे। सर बना। Done, sir. देखो, पहला स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। इमेजिन करो अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, तो ये कार्बन इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा और इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 पे भेज देगा। तो इन दोनों एरोस की वजह से जो अगले चेंजेस आएंगे वो ये होंगे, ये वाले दोनों डबल बॉन्ड तो हमने टच ही नहीं करे, ये वाला पाई बॉन्ड टूट चुका है, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। जिन्होंने भी बनाया है सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, यही बनाया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इस समय ये जो कार्बन है ना, ये इस नेगेटिव को यहां भेजेगा बीच में बनाना है। एरो की टिप जो है ना, एरो की टिप इस बॉन्ड के सेंटर में बनानी है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी कार्बन नंबर 3 की,
तो कार्बन नंबर 3 क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन यहां भेज। अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा था तो यहां डबल बॉन्ड बन चुका होगा यहां पे, और ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तीसरा स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में चेक करिए, ये सही बना था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखिए अगला स्ट्रक्चर ये बनना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा था तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा यहां, और ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, दिस एरिया इज नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। चेक करिए ये सही है? Yes, sir. लास्ट, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां डबल बॉन्ड बनेंगे, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहे, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन वापस NH2 को दे देगा, और अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देखिए यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां के डबल बॉन्ड बना लेगा तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, NH2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पहले तो जिसको भी डाउट था, जिसका भी नहीं बना था, वो जल्दी से ही बना ले, और बना लिया है तो बताओ मुझे, सबने बना लिया? Yes, sir, Baran. Yes, sir. तो मैं इरेज कर दूं इसे, आस्था आपने बनाया, आस्था जैन, नॉट ऑडिबल। Yes, sir. Drawn already. ओके, तो देखिए आपने इन तीनों रेजोनेंस में जो मैंने 3 एग्जांपल्स करवाए, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का, देन फिनॉल का एंड देन एनिलीन का, इन तीनों में आपने कॉमन क्या देखा? इन तीनों में ये कॉमन था कि ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ था, बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप लगा हुआ था उसके पास लोन पेयर था, और वो लोन पेयर नीचे आता था। ठीक है, रिंग में नीचे मतलब रिंग में जाता था। ऐसे किसी भी इफेक्ट को ऐसा कोई भी इफेक्ट जिसमें ऊपर लगे हुए ग्रुप का लोन पेयर नीचे आए, इसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो मैंने आपको जो भी केसेस अभी आपको करवाए, तीनों एग्जांपल्स ये प्लस आर इफेक्ट के एग्जांपल थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ लिखिए नेक्स्ट लाइन में, all the above 3 examples of resonance, all the above 3 examples of resonance, above 3 examples of resonance are the cases of सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ दोबारा बोलता हूं, all the above 3 examples of resonance, all the above 3 examples of resonance, above 3 examples of resonance are the cases of plus R effect, plus R effect. During the plus R effect, the ortho and para positions of the ring ortho and para positions of the ring develop a negative charge. यहां तक लिखा?
यस सर। Yes, sir. आप सब लोग बताइए, आप सब लोगों को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं मालूम है? रिंग पे 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। कभी सुना है आपने, इसके बारे में मालूम है या नहीं मालूम? No, sir. No, sir. कैसे नहीं मालूम भाई? ये मैंने सर बताया आपने था। बताया Yes, था। first and third. भूल गए होंगे, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ, टेल मी वेरी फ्रैंकली, जिसको जो लगता है ना वो बताना, ये वाली पोजीशन कौन सी है? Ortho. I think. सब लोग बताइए। बस सार्थक ने बोला। और ये क्या है? Meta. और ये क्या है? Para. आप देखिए सार्थक, सार्थक, टू बी वेरी फ्रैंक, इस बेंजीन के अंदर कोई ऑर्थो मेटा पैरा है ही नहीं। देयर आर नो सच पोजीशंस कॉल्ड ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ऑर्थो, मेटा और पैरा आर एक्चुअली द रिलेटिव पोजीशन, दे आर नॉट द फिक्स्ड पोजीशन। वो रिलेटिव पोजीशन होती हैं। जब आप बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा देते हो तब ऑर्थो मेटा पैरा अराइज होती है। अगर बेंजीन पर कुछ लगा ही नहीं हुआ तो ऑर्थो मेटा पैरा कुछ है ही नहीं। अब क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, तो जिस भी कार्बन पे आपने क्लोरीन लगाया ना, चाहे वो आपने यहां लगाया हो या यहां लगाया हो, जिस भी कार्बन पे क्लोरीन लगाया है उसके बराबर वाले कार्बन ऑर्थो है। तो अगर यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो। अगर कुछ लगा है तो लगे हुए जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके बिल्कुल बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो होती है। अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन यहां लगा देता तो ये ऑर्थो हो जाता और ये ऑर्थो हो जाता। जो भी लगा हुआ है उसके बराबर वाले को ऑर्थो बोलते हैं। सही है? अच्छा, जहां पे भी क्लोरीन कोई ग्रुप लगा होता है ना, उसके बराबर वाला ऑर्थो होता है, ऑर्थो के बिल्कुल बराबर वाला मेटा होता है। ऑर्थो के बराबर ये मेटा है, दिस इज ऑल्सो मेटा। और पैरा पोजीशन में से एक ही होती है, जो ग्रुप लगा होता है ना बिल्कुल उसके अपोजिट वाली पोजीशन, उसके सामने वाली पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पैरा। बता सकते हो ये कौन सी पोजीशन है? सर पैरा। Para. पैरा। अच्छा, आप सब लोग मुझे बताइए, ये मैं यहां लगा देता हूं, ये कौन सी पोजीशन है? Meta. Meta. मेटा। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये भी मेटा है। मेटा है। बराबर वाले को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो के बराबर वाले को मेटा बोलते हैं। ठीक है? ये मेटा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप जरा पिछले तीनों स्ट्रक्चर्स में देखो जो रेजोनेंस हमने बनाए, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल और एनिलीन, क्या तीनों ही केसेस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है? सारी रिंग्स में देखो, ऑर्थो पे नेगेटिव आया होगा, फिर ऑर्थो के बाद पैरा पे नेगेटिव चला गया होगा, फिर अगले वाले ऑर्थो पे नेगेटिव आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सभी स्ट्रक्चर सब में देखो। Yes, sir. जहां पे भी मैंने ये वाला देख लो, लास्ट वाला जो जिसमें NH2 मैंने यहाँ पे लिया था, इसमें पैरा पे नेगेटिव आया, ऑर्थो पे नेगेटिव आया। ठीक है? लेकिन मेटा पे नेगेटिव कभी नहीं आया होगा। मेटा पे कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, किसी में भी देख लो, चाहे फिनॉल पे देख लो, ना फिनॉल के मेटा पे कहीं नेगेटिव आया है, ना क्लोरो के मेटा पे कहीं नेगेटिव आया है। तो प्लस आर इफेक्ट वो होता है जिसमें ऊपर का लोन पेयर नीचे आता है और ऑर्थो और पैरा को नेगेटिव बनाता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा। तो बताइए, प्लस आर इफेक्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में माइनस आर इफेक्ट समझाऊंगा, लेकिन आप इस प्लस आर इफेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे, इसे बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में माइनस आर इफेक्ट करेंगे। ओके? हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, आधे घंटे में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर प्लस आर इफेक्ट के सिर्फ ये 3 ही एग्जांपल होते हैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं। आपको तो बस 1-2 ही करने थे, मैंने आपको 3 करवा दिए। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है? ओके सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening.